गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाय, मैं आपकी फ्रेंड सिमरन, टीचर बोल सकते हो आप। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 पॉलिटी एनसीईआरटी से चैप्टर 1 से कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है एंड इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इस पूरे चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्या होता है। ओके, सबसे पहले मैं डिस्कस करने के लिए आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है जिसके बेसिस पे हम सारा काम करते हैं किसी भी कंट्री में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा कि इस देश को कैसे चलाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ रूल बुक, अ गाइडलाइन फॉर द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों होती है, उसको हमने कवर किया है 5 पार्ट्स में। उसकी नीड को हमने कवर किया 5 पार्ट में। तो हम ये धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए क्योंकि उसके कारण सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन और हार्मनी बनी रहती है। हमें सबको पता है कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हम देखते हैं कि सब लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। कोई कोई हिंदू होगा तो कोई सिख होगा एंड समबडी विल बी मुस्लिम। तो ऐसे अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे। सिमिलरली बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग रहते हैं, लाइक कोई डॉक्टर होगा एंड किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सोसाइटी में एकजुट होकर रहना विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करती है जिससे हम सोसाइटी में रह सके बिना झगड़े हुए। इससे हमें हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे और प्यार बना रहे। सेकेंडली इज कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन मेकिंग पावर किसी के हाथ में सौंपता है। लाइक डिसीजन मेकिंग मीन्स कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेना। एक देश को चलाने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि पेट्रोल का प्राइस क्या रखना है। ऐसे छोटे छोटे डिसीजन और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि किसी क्राइम को करने वाले मुजरिम को क्या पनिशमेंट देनी है। तो कौन डिसाइड करता है कि इन सब चीज़ों मामलों में डिसीजन कौन लेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बता रखा है कि किसके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर होती है। इंडिया में हम देखते हैं हमारी पार्लियामेंट यानी कि संसद, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से बनी होती है, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है कंट्री के लॉज बनाने की। तो उसको ये पावर किसने दी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये पावर दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट बड़ा फंक्शन ये होता है कि वो सोसाइटी के डिसीजन लेने का पावर गवर्नमेंट को सौंपता है एंड वो डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री में किस तरीके की गवर्नमेंट होगी। क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होगी, या फिर डिक्टेटरशिप होगी यानी कि एक तानाशाह राजा होगा जो किसी की नहीं सुनेगा, खुद सब रूल चलाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कितनी एक्सटेंट तक अपनी पावर यूज कर सकती है। गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं है फ्रेंड्स, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ओके, हर बंदे की पावर, हर पर्सन की पावर की लिमिट होती है। तो वैसे ही गवर्नमेंट की भी पावर की एक लिमिट है। अगर किसी भी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स दी जाए तो वो उसका मिसयूज़ करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बात भी ध्यान में रखता है कि गवर्नमेंट को सिर्फ इतनी ही पावर दी जाए कि वो मिसयूज़ ना करे। कि हमारी सोसाइटी में, इंडिया में, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। वो फंडामेंटल राइट्स ये चीज़ देखते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी अपनी पावर क्रॉस ना करे। हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर गवर्नमेंट का बनाया गया कोई भी लॉ हमारे इन 6 राइट्स को ट्रेसपास करने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको
रद्द कर सकती है, ऐसे लॉज को रद्द कर सकती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये चेक करता है कि गवर्नमेंट अपनी लिमिट में रह के पावर का इस्तेमाल करे। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के गोल्स बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को इतनी पावर देता है कि वो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव चीज़ें कर सके। हमारी इंडियन सोसाइटी, हम इंडिया, हमारी कंट्री, जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन, ये देखा जाता है कि कुछ लोग दूसरे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिकॉज वो डिफरेंट कास्ट के होते हैं या फिर डिफरेंट कम्युनिटी के होते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीज़ों को बैन करता है एंड वो गवर्नमेंट को भी ये पावर देता है कि वो पॉजिटिव एक्शन ले सके इन सब चीज़ों के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का भी जिक्र है, जो कि हमारी सोसाइटी के गोल्स बताता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट मेन नीड ये है कि इट टेल्स अस द एस्पिरेशंस एंड द गोल्स ऑफ द सोसाइटी। लास्टली, Constitution is important because it acts like the identity of the person. हर एक कंट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है, राइट? सो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे वैसे डिफर होता है। जो ये गवर्नमेंट की अपने लोग कंट्री के लोगों के साथ रिलेशनशिप होती है, तो उससे हम डिसाइड, तो उस चीज़ में ही लोगों की आइडेंटिटी बताई जाती है। सिमिलरली इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। So the people in our country, they are given a lot of power to elect their own government. हमारी कंट्री में लोगों को ये पावर दी जाती है कि अपनी गवर्नमेंट को वो खुद चूज कर सके। इंडिया में there is democracy. So कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि ये लोगों की आइडेंटिटी बताते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज मोड ऑफ प्रोमलगेशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता है। हर एक कंट्री में देयर इज डिफरेंट मेथड जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इन सम कंट्रीज जो पीपल इन पावर होते हैं वो लोगों की सजेशन लेते हैं, कुछ कंट्रीज में नहीं लेते। रेफरेंडम के थ्रू लोगों की सलाह ली जाती है कुछ कंट्रीज में कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस चाहिए। बट इंडिया में ऐसा कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था। ओके, बट इंडिया में ओवर द ईयर्स इंडिपेंडेंस के लिए हमने इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट चलाया है। इतने सालों में फ्रीडम फाइटर्स ने इतने ज़्यादा अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं, लोगों की आगे आगे डिमांड्स रखी हैं, वो ओवर द टाइम डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बनते गए एंड उसी एक्ट्स के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। नेक्स्ट इज दैट कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं या होने चाहिए जो कि हर एक पर्सन को उस पर चलने का रीज़न दे सके। अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करेगा, तो जिन लोगों के अगेंस्ट वो डिस्क्रिमिनेट करता है, तो वो ऐसे लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से मना ही करेंगे ना। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि अपने लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट ना करे। लास्टली, कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस्ड डिज़ाइन होना चाहिए, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो चेंजिंग टाइम्स के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल सके। मतलब वो इतना ज़्यादा रिजिड ना हो कि हम उसको बदल ना पाए, इट शुड बी नॉर्मल ताकि हम उसको बदल सकें। ओके, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई गई थी? एक ब्रिटिश कैबिनेट की कमेटी आई थी, उस कमेटी को बोलते हैं कैबिनेट मिशन। उन्होंने रेकमेंड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसे ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, कैसे बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो हम इंडिया में हर एक स्टेट थी और हर एक प्रोविंस था, उनको इस तरीके से सीट्स एलोकेट की थी कि 10 लाख पॉपुलेशन के पीछे एक सीट। तो इस तरीके से 292 मेंबर्स बने थे प्रोविंसेस के एंड 93 सीट्स मिली थी प्रिंसली स्टेट्स को। प्रोविंसेस वो स्टेट्स थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे एंड प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो उस टाइम के किंग्स के अंडर थी। ओके, सो नेक्स्ट ये था
कि 3 मेन कम्युनिटीज़ के बीच में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में सीट्स डिवाइड की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कि मुस्लिम, सिख्स और जनरल, ये 3 कैटेगरी थी। इन तीनों के बेसिस पे सीट्स डिवाइड की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। नेक्स्ट इज दैट इनको कैसे इलेक्ट किया गया था, बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड लास्ट इज दैट प्रिंसली स्टेट्स के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन वाज येट टू बी डिसाइडेड आफ्टर कंसल्टेशन। ओके, नेक्स्ट इज दैट बट उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्रपोजल था ये इंडिपेंडेंस के पहले का था। तो जैसे इंडिपेंडेंस हुई तो कुछ लोग जो पाकिस्तान में चले गए, दे स्टॉप्ड बीइंग द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं रहे, तो जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ कम करके 299 हो गई। ओके, एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, but it came into force on 26 January 1950। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इतनी पहले बन गया था बट इतनी लेट इसलिए अडॉप्ट किया गया बिकॉज हिस्ट्री में इंडिया के लिए 26 जनवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1929 में ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हमने खुद को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स से, बट सैडली हमें उसके बाद भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो वो उस डेट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने उस डेट को ही अपना रिपब्लिक डे घोषित कर दिया। उस दिन ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो भी प्रोविजंस हैं वो ऐसे नहीं है कि सिंपली डाल दी गई, वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन और डेलिब्रेशंस के बाद डाली गई। डेलिब्रेशन मीन्स डिस्कशन। ओके, सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक मुद्दा बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। सिर्फ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही टॉपिक ऐसा था जिसमें कोई डिबेट नहीं हुई, दैट इज़ यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स एनी पर्सन हु इज़ 18 एंड अबव इज़ एलिजिबल टू वोट। मतलब हर पर्सन जो 18 साल का है वोट कर सकता है। इस चीज़ पे कोई डिस्कशन नहीं हुई और हम बाकी सब चीज़ों पे बहुत डिस्कशन हुई। एवरी सिंगल क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड एक्सेप्ट दिस वन। तो इसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 8 मेजर कमिटीज़ में डिवाइडेड थी एंड बहुत बड़े बड़े नाम इन कमिटीज़ के लीडर्स थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड बी आर अम्बेडकर। बट इनमें से बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिनकी आपस में बहुत डिसएग्रीमेंट्स होती थी, बट फिर भी इन्होंने आपस में इकट्ठे से वर्क किया एंड हर एक क्वेरी का आंसर दिया इन रिटर्न। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 166 डेज के लिए मिली ओवर द पीरियड ऑफ 2 years and 11 months। 2 years and 11 months में 166 टाइम्स मिली एंड फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे नेशनल मूवमेंट की देन है। हम ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 ईयर्स रूल किया। उन 200 ईयर्स में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारी एजुटेशंस करी एंड उन ईयर्स में बहुत सारे रूल्स बने, बहुत सारे लॉज बने। उन लॉज में से ही कुछ चीज़ें उठा के हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल ली है। फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे स्टार्टिंग में जो चीज़ आती है प्रियम्बल, तो उसमें हमने जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट डाले हैं वो कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से उठाए हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट ये थे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसके खुद के पास डिसीजन मेकिंग पावर है एंड इट इज़ रिपब्लिक। ओके, तो ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, तो आप पढ़ लीजिएगा खुद। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ बैग ऑफ बोरोइंग्स, यानी कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम उठाया है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स पड़ेंगी वो जीतेगा इलेक्शन में।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने ब्रिटिश से उठाई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि हमारे लोकसभा में जो भी मेजोरिटी पार्टी होगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसका लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उठाई हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू। हमारा ये डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। फॉर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस you can email your queries at this email ID. Thank you. Hope you have a good day.